अस्सलाम वालेकुम, आप फेस टू फेस देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। ताहिर मलिक साहब है मेरे साथ लाहौर स्टूडियोज़ में और यह मकबूल जान साहब हमें विया वीडियो लिंक ज्वाइन करेंगे। कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग हुई है उसका एलामिया जो जारी किया गया, हुकूमत के मुतालबे पर यह नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की कॉल की गई थी मीटिंग, और ये बताया गया कि 2 हफ्ते के अंदर एक ऑपरेशन लॉन्च किया जाएगा पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी के बढ़ते खतरात हैं, और नेशनल एक्शन प्लान को इन्फोर्स किया जाएगा दोबारा। सवाल वही पैदा हो रहा है कि जो डिफेंस सेक्रेटरी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर बताया था कि फौज ट्रूप्स देने से कासिर है इलेक्शंस करवाने के लिए क्योंकि सिक्योरिटी सूरत हाल खराब है, तो ये सूरत हाल क्या उसी तरफ जा रही है जो ऑपरेशन शुरू करने का कहा गया दहशतगर्दों के खिलाफ? और दूसरा साथ ही साथ ये भी कहा गया कि हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं कि जो इंक्रीजिंग हेट्रेड, आपस में जो नफरतें बढ़ाई जा रही हैं और बाकायदा एक फॉरेन स्पॉन्सर्ड जहरीला प्रोपेगेंडा किया जा रहा है इदारों के खिलाफ। तो इससे एक तासुर ये आ रहा है कि हो सकता है कि सोशल मीडिया पर भी एक्टिविस्ट्स को टारगेट किया जाए। साथ ही साथ आज ये भी बात करेंगे कि आगे चल के 10 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के अंदर बताना है, मुख्तलिफ इदारों ने जो पैसे देने थे इलेक्शन कमीशन को वो अभी तक नहीं मिले हैं, सिक्योरिटी उनको मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन सबसे अहम सवाल यहाँ पर होगा कि क्या वजीर आजम तौहीन अदालत की जद में भी आ सकते हैं? इस मामले पर बात होगी और कुछ अदलिया के हवाले से जो तकसीम बढ़ती जा रही है। और आज एक जस्टिस काजी फायजी साहब का फैसला आया है, उन्होंने 6 रुकनी बेंच के फैसले को मुस्तरद कर दिया सिंगल बेंच ने, और किसकी माने अवाम, किसका फैसला माने, कुछ समझ नहीं आ रही, सब चकरा के रह गए। खैर गुफ्तगू का आगाज करते हैं। और यह मकबूल जान साहब, बहुत शुक्रिया सर आपने वक्त दिया। सबसे पहले सर, आपको क्या लग रहा है, हुकूमत इनकार ही करती नजर आ रही है 10 तारीख को आपको सिक्योरिटी देने से भी और पैसे देने से भी? देखिए, पहली बात यह है कि बहुत सारे बहाने तराशे जा रहे हैं। मैंने तकरीबन को 5 एक इलेक्शंस खुद करवाए हैं। आप मुझे बताइए कि फौज कहाँ तैनात होती है? फौज तो रिजर्व में खड़ी होती है। फौज कभी पोलिंग स्टेशनों पे आई है? एक दफा आई थी, बड़ी शोर शर मचा था कि ये बराह रास्त मुदाखलत कर रहे हैं। 2 एक बड़े बड़े ट्रक होते हैं, उनके साथ साथ एक जो है कोई वक्तबंद गाड़ी हो जाती है, या साथ को थोड़ी सी अलर्ट लैमिनेशन होती है। क्योंकि फौज ने तो बराह रास्त कोई चीज अमना कंट्रोल तो करनी नहीं होती। फौज के पास तो सिर्फ एक ही वेपन है और वो है गोली। ठीक, वो तो नहीं चलानी होती ना। आपका एंटी राइट इक्विपमेंट होते हैं, बाकी चीजें होते हैं, पुलिस उसको कंट्रोल करती है, इवन रेंजर्स को भी नहीं लाया जाता। तो ये तो बड़ी अजीबोगरीब मंतक भी पेश की जा रही है पाकिस्तान के अंदर के जी फौज सिक्योरिटी नहीं देती इलेक्शन कमीशन। कब ली थी उन्होंने सिक्योरिटी? हमेशा उसको रिजर्व सिक्योरिटी के तौर पर रखा जाता है कि अलर्ट है। तो क्या पाकिस्तान में फौज अलर्ट नहीं होती? हम तो गैरिजन में रखा करते थे कि भाई आप अपने कंटोनमेंट में रहें, यहां पब्लिक में नजर ना आए। अगर बहुत ही हो तो शहर के एक चौक में फौज खड़ी कर दी जाती है कुछ थोड़ी देर के लिए, ताकि लोग जैन से खौफजदा हो। क्योंकि फौज का तो यही सूरत। एक तो ये बात है कि ये बहुत बोदा सा बहाना है, और ये पता नहीं किसने बहाना बनाया और किसने तराशा है। होता पता है क्या है, हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के भी जनरल जुडिशियल अफसर भी जो बैठे होते हैं, उनका भी कोई इस तरह का कोई इलेक्शन कराने का तजर्बा जरूरत होता कोई नहीं। वो इनकी बातों में आ जाते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। मुझे कुछ एक बंदा बताए कि कहां पर। और सबसे बड़ी बात है कि पोलिंग स्टेशनों में अगर फौज डिप्यूट होती है तो फौज तो पूरी नहीं आ सकती आपकी। आपके तो लाखों पोलिंग स्टेशन, आप एक सिपाही खड़ा कर लेंगे, क्या कर लेगा वो? 2 सिपाही खड़े करने क्या? वो उसकी एक फोर्स होती है, वो पीछे खड़ी होती है, उसको पता होता है वहां से लोग आ सकते हैं, वो थ्रेट मौजूद होता है। थ्रेट के तौर पे तो फौज मौजूद है, गैरिजन में खड़ी रहे बेशक। सही, ठीक। और पैसों का मामला क्या रहेगा? और यह सब आपको लग रहा है कि हुकूमत तौहीन अदालत चाह रही है लगवाना अपने ऊपर? पैसे तो देने पड़ेंगे। उन्होंने बुला लिया ब्यूरोक्रेट्स को, उन्होंने बुला लिया ब्यूरोक्रेट्स को। और मैंने अपनी जिंदगी में 25 साल की नौकरी में कोई इतना शेर का बच्चा ब्यूरोक्रेट नहीं देखा जो अपनी जो है नौकरी जो है ना वो सैक्रिफाइस कर दे किसी सियासतदान के ऊपर। हाँ, अगर सियासतदान के अलावा किसी और ने कान मड़ोड़िया है तो फिर कुछ ठीक। ताहिर मलिक साहब, आपका क्या ख्याल है? मरियम नवाज साहिबा का ना एक कुछ दिन पहले की बात है, वो किसी ने ट्विटर के ऊपर लिखा कि आप इनकार तो कर सकते हैं रिसोर्सेज देने से, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम डिस्क्वालिफिकेशन का खतरा है। उन्होंने आगे से लिखा तो हो जाए, मतलब चाचा जी नायल हो जाए, कोई मसला नहीं। ऐसे लग रहा है कि जैसे उन्होंने ज़ेन बनाया हुआ इस तरह का कोई। मैं तो रिया साहब की बातों से सीख रहा हूँ कि बड़ी खूबसूरत बातें करते हैं, बड़ी प्रिंसिपल बातें करते हैं कि बहाने बनाते हैं। असल गल जी हीर तक कर देते हैं, कोई कार ना मरोड़ते। तो पहले तो ये क्लियर करें कि इस मुल्क में डिबेट से पाकिस्तान चलाना है, आर्गूमेंट से पाकिस्तान चलाना है, रैशनली पाकिस्तान चलाना है कि कान मरोड़ के चलाना है। तो अगर हमारी हर गुफ्तगू का एंड यही है कि कहीं से नाक मचोड़ना है, कहीं से कान मचोड़ना है, तो फिर गुफ्तगू करने की ज़रूरत ही है। पॉइंट्स बिल्कुल सिंपल है
मेरा ख्याल अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ। ये जो आपकी कमेटी कल बैठी है, मैंने आपको कल उस प्रोग्राम के दौरान ही कहा था कि हुकूमत की 2 स्ट्रेटजीज़ हैं। एक स्ट्रेटजी ये है कि पहले तो बहाना भूनने की मैं साथ नहीं, बस स्ट्रेटजी एक है जी इलेक्शन नहीं कराने। इलेक्शन क्यों नहीं कराने के, हार जाने, सीधी बात है। वो फवाद चौधरी ने बड़ी खूबसूरत बात की वकला के साथ, वो पंजाबी में उसने मैं बड़ा इंजॉय किया। कहता वो बड़ी स्टडी की है जी सरकारी वकीलों ने, उन्होंने बताया कि क्या मसला क्या, कहता मसला साढ़े को वोट नहीं है सब कुछ है, हमारे पास पैसे भी हैं, फौज भी है, सारे दानिशवर भी हैं, वकील भी हैं, मगर वोट नहीं है। तो पॉइंट बिल्कुल सिंपल है, एक तरह से वो आ रहे हैं सिक्योरिटी पे। और कल के लिए मैं 1-2 छोटी आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ। कल का सारा फोकस सिक्योरिटी पे रहा है। और इसका मतलब क्या है, ये मैं को रैशनल आपको बात नहीं कर रहा, ये तय पा गया कि हमने एक्शन करना है। इसका मतलब है आपने जो हाइपोथेसिस डेवलप करना है कि फ़ौज मसरूफ़ है, आपने मसरूफ़ कर दी। और जाते जाते मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ, अभी ये जो कल का इजलास हुआ है, इस पर कमेटी बिठा दी गई है, उसकी सिफारिशात आगे आनी है। और मेरी नाकस राय में मुझे लग रहा है कि वो कमेटी एकदम कहेगी कि जनाब जो इजलास हुआ था, जो कल गुजर गया जुमा, उसके तहत फ़ौज भी मसरूफ़ है, फ़लाँ भी मसरूफ़ है, फ़लाँ भी मसरूफ़ है, तो बेहतर है कि सिक्योरिटी के नुक्ता नज़र से शायद इलेक्शन ना कराया जाए। अच्छा, और ये सब जो कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के एलामिया में कहा गया कि ये जो टीटीपी के साथ आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कर रहे थे, पिछली रिजीम जो कर रही थी, और जो दहशतगर्द छोड़े गए, जेलों से रिहा किए गए, उसकी वजह से सब कुछ हुआ, क्या इतना तपड़ है फिर? अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने पिन डाउन कर दी है, ब्लेम भी कर दिया है, और फिर कौन कसूरवार है? इमरान खान को तो ठहरा रहे हैं, लेकिन असल में जिनका जो पॉलिसी जहां से फ्लो करती है उनकी तरफ जो इशारा कर रहे हैं, उधर एक अहम चमगोइयां शुरू हो जाती ना कि जनाब ये भी इरादा बनाए बैठी है हुकूमत की, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए। जनरल फैज की बात कर रहा हूं मैं। देखिए, मैं बड़ा क्लोजली इन्वॉल्व रहा हूं उस प्रोसेस के अंदर, क्योंकि तालिबान की गवर्नमेंट जब नई आ रही थी तो उनके काफ़ी सारे असाब थे, उनके साथ मेरे राब्ते थे, मेरे से पहले से भी राब्ते थे। ये बुनियादी तौर पे तालिबान ने इनको ऑफर की थी कि हम आपके साथ मिलके आपको सेटल डाउन करा देते हैं चीज़ों को। और उस सेटल डाउन के अंदर उन्होंने कहा था कि आप इनके लिए कोई एक ज़बरदस्त किस्म का कोई जॉब, उनको रिहेबिलिटेशन करो। 52-53 हज़ार बंदे हैं, कोई जॉब को ढूंढो, कोई कारोबार करे ढूंढो, कोई और चीज़ें ढूंढो, उनको वहाँ वापस जाने दो। फिर उनकी सिक्योरिटी का मसला है, कोई किसी को मार के गया हुआ है, कोई किसी के जिरगा के वाले को मार के गया हुआ है, और बहुत सारे मसले हैं जो कहते हैं कि ये चीज़ें हैं। ये प्रोसेस शुरू हुआ था, और ये प्रोसेस इमरान खान तक नहीं रुका। ये प्रोसेस जुलाई 2022 को रुका है। जुलाई में कब हुकूमत थी? किसकी हुकूमत थी? शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, बाजवा साहब मौजूद थे। क्यों रुका था? एमएनएस जवाहिरी को ड्रोन लगा था, और उस वक्त जो पूरे का पूरा पाकिस्तान का वफद काबुल में था, जिसमें बैरिस्टर सैफ भी मौजूद था, और हमारा एम्बेसडर भी गया हुआ था, हमारे फॉरेन ऑफिस का वफद वहां मौजूद था। तो उन्होंने कहा कि आप, कमाल बात है, आप हमारे साथ ये नेगोशिएशन कर रहे हैं, हम आपको सेटल करके दे रहे हैं, चीजें बिठा रहे हैं, और ये आपका जो है ये ऊपर से आ गया है, जहां एमएनएस जवाहिरी का आपकी स्पेस यूज हुई, आप जिम्मेदारी लें। अब इन्होंने जिम्मेदारी कोई नहीं ली। हुआ क्या था? हुआ बिल्कुल वही था जो नेक मोहम्मद के ज़माने में हुआ था। वो जो कोर कमांडर थे ना भट्ट साहब, उन्होंने जाकर मैदा कर लिया नेक मोहम्मद के साथ। अमरीकियों को बड़ा गुस्सा था, अमरीकियों ने जाके उधर से मुशर्रफ को बताया, और अमरीकियों ने जाके नेक मोहम्मद को बेचारे को वहाँ ड्रोन से मार दिया। और इन्होंने, मुशर्रफ ने कहा ये हमने दहशतगर्द मारा है, ये वो कर रहा था। दूसरी दफ़ा जब हुआ तो फिर वो साल बाद गए बेचारे सफदर साहब जो थे, वो उन्होंने जाके ना बैतुल्ला महसूद के साथ एग्रीमेंट कर लिया, बाकायदा हार पहनाए, बैतुल्ला महसूद को अमन का सिपाही कहा गया। उसने ये कहा हमारे पास अरब अगर हमारे हाथ में आएगा हम आपको पकड़ के देंगे, ये मायदा हो गया। फिर ड्रोन आ गया, फिर बैतुल महसूद में। तो ये बुनियादी तौर पर ये बातें करते हैं अमन पे मैयर, इनके बस में है कुछ? ये मतलब सबसे बड़ी बात है कि यार आप एक वैसे सर आपने वो बात की है, तो चलें थोड़ा सा सिर्फ बैक उसमें पास्ट में चले जाते हैं। आप जो ड्रोन की बात करें और एमएनएस जवाहिरी को जो एलिमिनेट किया गया था, अमेरिका तो नहीं कभी भी उसने क्लेम किया कि वो पाकिस्तान से उड़ा था, पाकिस्तान ने भी कभी उसके ऊपर कुछ नहीं बताया, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट लेवल के ऊपर उसको रिबफ किया गया कि यहाँ से नहीं उड़ा वो। तालिबान ये समझते हैं कि वो पाकिस्तान की एयर स्पेस यूज हुई है, ना उड़ा होता है। उन्होंने ये कहा था आप ये बताएं आपकी एयर स्पेस यूज हुई है कि नहीं हुई है, जिसका आपने इन्होंने इनकार नहीं किया। उन्होंने सिर्फ एक पूछा था, यहां से नहीं उड़ा, यहां से वाकई नहीं उड़ा, यहां से पाकिस्तान से वाकई नहीं उड़ा, बट एयर स्पेस वाज यूज्ड, एयर स्पेस वाज यूज्ड। ठीक है, अच्छा अब आगे आ जाते हैं। उसमें इमरान खान साहब जो कह रहे हैं, ताहिर मलिक साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें लड़ाने की कोशिश की जा रही है, उधर से पर्चे किए जा रहे हैं इमरान खान के ऊपर, फिर एक और सेडिशन का केस हो गया, हालांकि लाहौर हाई कोर्ट ने उस दफ़ा को उड़ा दिया हुआ।
और अब लाहौर हाई कोर्ट का एक लार्जर बेंच जो है वो अब ये समाअत करने लगा कि इमरान खान साहब तोशाखाना केस के बाद, फैसले के बाद वो अब रह सकते हैं, हाँ जी हाँ, पार्टी चेयरमैन रह सकते हैं कि नहीं रह सकते। और ओवरऑल 144वां मुकदमा था कल इमरान खान के ऊपर। वो कह रहे हैं कि हमें लड़ाने की कोशिश हो रही है एस्टेब्लिशमेंट के साथ। और आपको लगता है कि यूं ही है कि एस्टेब्लिशमेंट नहीं है इस सब मामले? मुझे लगता है क्योंकि खान साहब हुकूमत कर रही है। खान साहब रोटी को चोची कहते हैं, बड़े मासूम से बंदे हैं। खान साहब ने भी तो दो डबल शो रखे हुए हैं ना। एक दिन उन्होंने रखा होता है फौज से मोहब्बत, एक दिन उन्होंने लड़ाई रखी होती है। एक दिन उन्होंने रखा होता है कि जनरल बाजवा बहुत अच्छे डेमोक्रेट्स हैं, पाकिस्तान को इससे अच्छा जर्नैल नहीं मिला। एक दिन उन्होंने रखा होता है हम एक ही पेज में हैं। बाद में वो कहते हैं मैं रूस जा रहा हूँ, वो कहता है अमेरिका चलो, वो कहता है मैं कहता हूँ इंडिया से लड़ना है, हमने कश्मीर लेना है, वो कह रहे नहीं। मतलब मैं आपको कंसिस्टेंट ही बता रहा हूँ, खान साहब इज़ वेरी कंसिस्टेंट। उनकी आज तक मुझे समझ नहीं आई कि इस्टेब्लिशमेंट फ़ौज के बारे में उनका क्या नुक्ता नज़र है। एक दिन वो सुलह कर रहे होते हैं, एक दिन कह रहे होते हैं नेगोशिएशन करते हैं, प्यार का वादा 50-50। एक दिन होता है कि एक बंदा पाकिस्तान चला रहा है। मेरा ख्याल खान साहब को कहीं ना कहीं क्लैरिटी करनी पड़ेगी। खान साहब को ये बताना पड़ेगा यहाँ की एक रियलिटी है कि पाकिस्तान पोलिटिकली माठा मुल्क है, हम में लीडरशिप नहीं है, हम अपोजिशन हुकूमत बैठ के पास नहीं चला सकते। हमें एक डंडे वाला बड़ा भाई चाहिए जरा सन कुटे तो फिर हम फैसला। अल्लामा इकबाल का शेर नहीं सुना हुआ, झपटना पलटना। देखिए यार सवाल, मेरा लास्ट कमेंट आप ले लें। मेरा सवाल ये कि यार हमने कब बड़ा होना है? हमारे पॉलिटिशियन क्यों नहीं समझता कि हमें एक बड़ा भाई चाहिए डंडे के साथ, फिर हम तमीज़ से बात कर सकते हैं। यार ये ऑक्सफोर्ड से पढ़ा है मेरा लीडर, दुनिया जानती है इमरान खान को। वो 4 दफ़ा हुकूमत कर चुकी है पीपल्स पार्टी, 5 दफ़ा कर चुकी है, 4 दफ़ा नून। ये बैठ के बात नहीं कर सकते। फिर ये इस्टेब्लिशमेंट वो कहते हैं हम ए पोलिटिकल है, ये कहते हैं उनको बीच में लेकर। अच्छा जी, और ये सब ताहिर मलिक साहब कह रहे हैं कि बैठ के बात नहीं कर सकते। आज की स्टेटमेंट है वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब की, अभी थोड़ी देर पहले की। उन्होंने कहा है कि जनाब इसका हम बंदोबस्त कर रहे हैं, जैसे हमने 15 मई को बंदोबस्त किया था, आगे भी हम देख लेंगे। मतलब एक तरफ से तड़ियां लगाते हैं, दूसरी तरफ से साथ ही कहते हैं कि हम दोनों में से एक रह सकता है, या ये नाअहल होगा या हम नाअहल होंगे। इस तरह की स्टेटमेंट्स के साथ क्या बैठ के बातचीत हो सकती है? और फिर अगेन आपसे भी वही वाला सवाल है, इज इमरान खान राइट इन पॉइंटिंग दिस आउट के लड़ाने की कोशिश कर रही है पीएमएलएन एज सच? जितना मलबा वो चला जाता है एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, उतना उनका शायद रोल नहीं है। ये बात दुरुस्त है क्या? देखिए, पहली बात है कि इमरान खान को उतारने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कुछ वादे करके आई थी और कुछ वादे लेके आई थी, ये तो तय है। ठीक, उनमें से वादा ये था कि हमने इमरान खान को नाअहल करना है और उसको इलेक्शन के दौरान कैद करना है। बिल्कुल ठीक, ये एक ऑब्वियस सी बात हो चुकी हुई है। अब मसला सरा ये है कि इमरान खान को तो कसूरवार अब तब ठहराना है कि जब उसके खुद ये सारी की सारी सूरत बर्पा की हुई हो। आप खुद अंदाजा करें कि इमरान खान जिस वक्त इसको नवाज शरीफ के ऊपर वो मुकदमे बना रहा था, जब इमरान खान ने तो बनाया ही नहीं। नवाज शरीफ जो थे उनको 7 साल कैद जो थी वो शाहिद खाकान अब्बासी के जमाने में हुई। उनको पनामा केस के अंदर शाहिद खान अब्बासी के ज़माने में निकाला गया। उनको मुझे क्यों निकाला जुलूस जो था वो भी शाहिद खान अब्बासी के ज़माने में निकला। इमरान खान के ज़माने में तो सिर्फ एक केस था, वो था शहबाज शरीफ का मनी लॉन्ड्रिंग वाला, और वो बहुत मजबूत केस था जिसको उन्होंने ख़ास तौर पर मैनेज किया कि ये केस जो है ना ये नहीं चलना चाहिए। वरना नवाज शरीफ को जिस तरह पाकिस्तान की अदालतों ने रिलीफ दी है और जिस लेवल पे दी है, आप सोचें उस वक्त किसी ने कहा कि अदालतें क्या कर रही हैं। ठीक, आप देखें ना, वही किया ना उन्होंने कि जो मेडिकल स्टोर और इसको थ्रेट किया गया। ये तरह मिलना साहब है ना कि जिसने कहा था आप मुझे बताएं 2 दिन की आप जिम्मेदारी ले सकते हैं, इसके फिक्रे थे। जी जी बिल्कुल। आप क्या नवाज शरीफ की 2 दिन की जिंदगी की जिम्मेदारी ले सकते हैं? तो नहीं, तो ये कभी जिम्मेदारियां ली जाती हैं। ठीक, तो हो गया एक बात तो ये। दूसरी बात यह है कि राना सनाउल्लाह जैसा मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर, मैंने कम से कम अपनी 67 साल की जिंदगी में नहीं देखा। मैं बदमाशों के डेरों पे मैंने ऐसी आवाज सुनी है और ऐसी गुफ्तगू सुनी है। आप नीचे अपोजिशन में हो ना 1000 बढ़के लगाएं, लेकिन आप जब वजीर दाखिला होते हैं ना तो आपका बहुत बड़ा मकाम हो जाता है। यू आर दी कस्टोडियन ऑफ 22 करोड़ अवाम। आप उनकी अमने आमा के मुहाफिज हैं, आप उनकी जान और माल के मुहाफिज हैं। अगर आप एक शख्स को जो कि अच्छा खासा लीडर है, अगर आप उसको थ्रेट कर रहे हैं कि हम तुम्हें खत्म कर देंगे, तो इसका मतलब है कि आप बात ठीक है जो उसके उन्होंने केस में लिखी थी, भुट्टो केस के अंदर, कि बदमाशों का अड्डा बन गया है कि जाओ फलां को कत्ल करके आओ और फिर मुझे आकर रिपोर्ट करना। कोई तमीज होती है वजीर दाखिला होने की? आप कर गुजरो, मरवा दो इमरान खान को, बोलो तो नहीं। सही। अब वादे का जो आपने जिक्र किया, सिर्फ इस पे बता दें, वो डील तो थी, वो वादे तो थे, पूरे नहीं हुए। अच्छा, पूरे इस वजह से नहीं हुए कि उतना फोर्स एक्सर्ट नहीं की गई इन वादों को पूरा करने के लिए, या
अवामी रिस्पांस की वजह से नहीं हो पाया ये सब मामला, और फिर आप स्टैंड कहां पे कर रहे हैं वो सब मामला और ये सब डील जो है? देखिए आपको एक बात बताऊं, अवामी रिस्पांस की वजह से जिस कदर कोशिश की गई थी कि मसला सरा जाता है कि कोई भी एक थ्योरी है ह्यूमन साइकी की, और वो थ्योरी हर जगह अप्लाई करती है कि दुनिया में नाजुक मिजाज तरीन आदमी भी हो, लेकिन वो एक जत्थे के अंदर, एक हजूम के अंदर जब उस पर कुछ असर किया जाए, मारा जाए, तो वो मजबूत हो जाता है। ईरान के जो लोग हैं ना, ये हमसे ज्यादा लखनऊ वाले लोग हैं, बड़े बड़े मरंजा मरंज किस्म के, चौशम, खैर ममनून, मुतशक्करम, दस्त शमादत नकुरी, बड़े नाजुक से लोग थे। लेकिन जब उनके जुलूसों के ऊपर बहसियत मजमूई आपने असर डाला, जब उन पे आपने गैस छोड़ी, जब उनमें रबड़ बुलेट्स छोड़ी, तो एक ने दूसरे को देख के हिम्मत पकड़ी, दूसरे तीसरे को देख के दमन पड़ी। इसका पहला मुजाहरा हुआ था 25 मई को। मैंने जिंदगी में बहुत आंसू गैस चलाई है, लेकिन इतनी नहीं चलाई जिंदगी के अंदर, हमारे किसी कुलीग ने भी नहीं चलाई कि आप कम से कम 11 घंटे आंसू गैस, और बच्चे और औरतें, और ये उन्होंने इनके मजबूत कर दिए आसार। यही वजह है कि आप इमरान खान को बावजूद कोशिश के यहां से गिरफ्तार नहीं कर सके, यहां पे नहीं कर सके, आप वहां भी नहीं कर सके। लोग कहते हैं ना कि हम लोग ये क्राउड को लेके, आप ले आओ क्राउड, आज तक कौन क्राउड लेके आया है? देखे मुकदमे चलते, हमने तो नहीं देखे। हाँ, तो असल मसला यह है कि उनकी अब वो रियासत जो है ना, होता क्या है, गोली एक दफा चलती होती, दूसरी दफा नहीं चलती, सेकंड टाइम मुकाबला होता है। एक दफा आप मॉडल टाउन करके भाग जाते हो, दोबारा आप मॉडल टाउन आके दिखाते, बेशक 4 घंटे के बाद आते, चीजें मुख्तलिफ हो जाती हैं, जाका खुल जाता है, जिसको पंजाबी में जो हम कहते हैं, अवाम का जाका खुल जाता है। हाँ सही है। एक ब्रेक लेनी है जी, ब्रेक से वापस आते हैं। पाकिस्तान के इंसाफ, नो डाउट इमरान खान की अनप्रेसिडेंटेड पॉपुलैरिटी और सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उसके बावजूद हुकूमत का ये फर्ज होता है कि वो बैठकर बात करे, और वजीर दाखिला की स्टेटमेंट अभी थोड़ी देर पहले हम आपको बता ही रहे थे। लेकिन तहरीक इंसाफ ये कहती है कि एस्टेब्लिशमेंट एक मुसलमा हकीकत है, और फवाद चौधरी साहब ने स्टेटमेंट दी है कि बैठें और बैठ के कुछ तय करना चाहिए, बात करनी, क्योंकि बातचीत करके ही मामला आगे बढ़ेगा। पीपल्स पार्टी इसके हक में है, लेकिन नून लीग इसके हक में नहीं है। बात वहीं पर जाके कनेक्ट हो रही है जो इमरान खान कह रहे हैं कि लड़ाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एट द सेम टाइम क्या कंसर्न क्वार्टर्स के साथ इमरान खान साहब के राबते बहाल हो रहे हैं? इस हवाले से भी कुछ खबरें हैं, इस ब्रेक के बाद बात। इमरान खान से बड़ी दफ़ा सवाल हुआ कि एस्टेब्लिशमेंट से आप राब्ते में हैं, उसका उन्होंने खुल के हमेशा जवाब दिया कि किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं है। लीडर्स भी यही बताते थे। कुछ दिन पहले शेख रशीद साहब हमारे साथ प्रोग्राम में थे, उनसे भी हम ये बात कर रहे थे, लेकिन ये ताज़ा कुछ ऐसा हुआ है। और यह मकबूल जान साहब, इमरान खान साहब के साथ राब्ते बहाल हुए हैं, क्या मामला चल रहा है और कितनी सदाकत है इस बात के अंदर? जी, कोशिश हो रही है एक कि कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए कि कम से कम वंस अपॉन अ टाइम जो है, ये जो एक अमेंडमेंट करके, तो ताकि आईनी बहरान से बचा जा सके, क्योंकि आईनी बहरान तो बन जाएगा अगर 90 दिन में इलेक्शन ना होते। और आप देखें ना, 22 अप्रैल को आपने फारग हो जाएंगे, अपना मोहसिन नकवी जो है, और दूसरा वाला भी फारग हो जाएगा, और उसके बाद तो एक भी अगर चेक साइन होता है तो इलीगल हो जाता है। एजी ऑफिस उसको ऑनर नहीं करेगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट कोई मौजूद नहीं है, कोई सेक्रेटरी जो है उस फाइल के ऊपर दस्तखत नहीं करेगा, क्योंकि बात मसला बन जाएगा। तो ये इमरान खान से बाकायदा कहलवाया गया था फिक्रा कि हम इस बात को तैयार हैं कि वंस अपॉन अ टाइम, जैसे हक के जमाने में अमेंडमेंट की गई थी, वैसे आप हमसे अमेंडमेंट करवा लें, मिल के बैठ जाते हैं। उसमें फिर बहुत लंबा काम है, फिर आपको इमरान खान की सारे डिसीट किए हुए जो लोग हैं उनको वापस लाना पड़ेगा, फिर असेंबली के अंदर आपको अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, फिर आपको असेंबली तोड़नी पड़ेगी, तोड़ने के बाद जनरल इलेक्शन कॉल करने पड़ेंगे। ये है एक सेन रवैया। लेकिन इसके अंदर उसके स्पॉयलर्स हैं। स्पॉयलर्स में सबसे बड़ी स्पॉयलर है वो है मरियम नवाज। और मरियम नवाज समझती है कि वो जिंदगी के अंदर सिर्फ इंतकाम लेने के लिए पैदा हुई है, और जब तक इंतकाम नहीं लिया जा सकता उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ा जा सकता। और यही उनके वालिद साहब की सोच है। इसीलिए उसने कहा है कि बेशक हम नाहल होते हैं, बेशक हम चले जाते हैं, बेशक हमारा कख नहीं रहता, लेकिन एदा भी कख नहीं रहने देना, बल्कि ऐसी मुल्क का भी कख नहीं रहने देना। जाहिर आइन नहीं होगा मलिक साहब, तो किस तरह से चलेगा? और आना तो अल्टीमेटली इस मामले पे पड़ेगा, लेकिन वहां पे कुछ कंसेशंस फिर देने पड़ेंगे इमरान खान को, और वहां पे आने को कोई तैयार नहीं है। और मतलब ये तो सीधा सीधा मजाक हो गया ना कि 90 दिन में, वो तो 90 दिन तो ऑलरेडी गुजर चुके हैं। पहले तो बड़ी अच्छी बात मुझे लगी, इसका मतलब 75 साल इस में आइन रहा है, अब आइन नहीं होगा। क्या खूबसूरत लफ्ज़ है। 33 साल से 4 बंदे हुकूमत कर गए, 18 आपने तरमीमें कर मार्शल लगा हुआ है अभी। नहीं तो ये आइन है 2018 यार सुनो ना, 2018 में जिस तरह हुकूमत बनी है, मैं खुद विटनेस हूँ, कितने गिरा था डाइन,
अब ये जो सिंपल सवाल पूछा, मार्शल लॉ लगा हुआ है, जरा सख्त बात, मुझे सख्त बात करने दो ना। पहले मंजियतें सीधियां करो ना। पहले तो आप ये दोनों में फ़र्क क्या है? जहाँ से 2018 से अपने खान साहब आए हैं, इसी वहीं से ये आ गया 2-3-4 साल के बाद। उन्होंने फरमा दी कि मरीम तो बड़ी सहरीली है, कहती है इंतकाम। खान 22 साल से एक ही लफ्ज़ कह रहा है, छड्डागा नहीं किसी को। तो मुझे तो दोनों एक ही पलड़े पे लग रहे हैं, दोनों की एक ही डायरेक्शन है। वो साथ उसके एक वो अडेंडम लगाते हैं इमरान खान कि मेरा कोई ज़ाती मामला नहीं है, मैं तो करप्शन के और अवाम के पैसे। मरीम भी पाकिस्तान की मोहब्बत में गिरफ्तार है, मरीम भी अवाम की मोहब्बत में गिरफ्तार है। मेरा जो पॉइंट है, मुझे लग रहा है, जो मैं समझता हूँ, मैं समझता ना नून के पास पाकिस्तान का कोई पॉलिटिकल एजेंडा है ना इकोनॉमिक एजेंडा है। दूसरी तरफ भी मुझे लगता है यही है। इसी तरह ये पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की जॉब्स करते हैं 2-3 साल, लड़ते रहते हैं। सिर्फ मायूसी फैलानी नहीं, मायूसी फैक्ट है। मुझे बताओ किसके पास प्लान है? कल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए तो उसके साथ मुआशी स्टेबिलिटी तो आती है ना। ये साहब ने खबर दी है ना, मैं उस खबर को थोड़ा सा बढ़ा दूं। ये जो खबर इन्होंने दी है, बड़ी अल्लाह खबर दी है कि राब्ते हो रहे हैं। कल का जो सारा फोकस था कमेटी का, तो खान था इनडायरेक्टली। वहाँ ये कहा गया कि सोशल मीडिया पे कोई हमला होता है, कहीं से पैसे लिए जाते हैं, और पाकिस्तान की फौज का पर्टिकुलर जिक्र हुआ है। और ये भी कहा गया कि खैर नहीं उन्हें सब सीधा करांगे। तो आप कह रहे हैं राब्ते हो रहे हैं। वहाँ पे ये कहा गया कि जनाब पिछले साल में, यानी कि पिछले टाइम में तालिबान पे नरम पॉलिसी रखी गई है। वो मैंने हुकूमत नहीं की, तुमने नहीं की, किसने किया? मुझे तो लगा कल का इजलास सारा इनडायरेक्टली कहाँ पे गया। आप कह रहे राब्ते हो रहे हैं, मेरी तो समझ से बाहर। नहीं, वो जो दलील उसकी बाबत औरिया साहब ने दी है, वो तो बात दुरुस्त है ना कि आपने अगर आइन के अंदर तरमीम करनी है, एक आइनी बहरान पैदा हो चुका है ऑलरेडी, उसकी वजह से ये मामला है, और फिर वहां पे आपको कुछ वो सही आप कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। अच्छा, मगर मेरा आर्गूमेंट ये है कि जो राब्ते होने से मुझे कोई चीज गारंटी नहीं है। इट डज नॉट मीन एनीथिंग। जो भी इदारे होते हैं, गारंटी सिर्फ ये चाहिए ना कि आइन के मुताबिक इलेक्शंस हो जाएं, बस इतनी जी गल है। और केड़ी गारंटी चाहिए भाई? तो फिर आपने फिर नेगोशिएशन क्या करनी है? अच्छा, और ये सब अगर ये एक सवाल आता है, वही जो अभी बात हो रही थी, ताहिर मलिक साहब कह रहे हैं कि इमरान खान जो है वो उतना विंडिक्टिव उतना ही है जितनी कि मरियम नवाज है। इमरान खान अगर आ जाते हैं इक़्तिदार के अंदर, इलेक्शंस होते हैं, मेरा सवाल सिर्फ सुन लीजिएगा, क्या इमरान खान दोबारा कॉम्प्रोमाइज करेंगे, जो कि उन्होंने पिछले दौरे हुकूमत में किया और उसका वो एतराफ भी करते हैं? आपका क्या ख्याल कहता है, इस दफा वाला इमरान खान मुख्तलिफ होगा या वही होगा जो 2018 से ऑनवर्ड्स था? देखें, इमरान खान की गुफ्तगू तो आप समझते हैं कि गुफ्तगू तो है, लेकिन आप मुझे ये बताइएगा कि इमरान खान के दौर में विंडिक्टिवनेस कैसी हुई है? इमरान खान के दौर में कौन कॉलिंग द शॉट्स, कौन था ये सब कुछ कर रहा था? क्या वो इमरान खान खुद कर रहा था? सबको नहीं पता कौन कौन हैंडल कर रहा था? ये इससे पहले कौन कर रहा था? ये जो प्रोजेक्ट्स बनते हैं ना पाकिस्तान के अंदर, ये मेरा ख्याल है इनकी अब लाइफ टाइम सूरत खत्म हो गई है। ये पहला प्रोजेक्ट बना था 1983 में नवाज शरीफ का। इमरान खान को तो फिर दुनिया चार पहचानती थी। वो 92 में क्रिकेट का जब जीत आया हुआ था, शौकत खानम मिलाई हुई थी। नवाज शरीफ की क्या हैसियत थी? 2000 मिलने वालों के ऐसे ही बेटे होते थे, सूट पहन के घूमते थे, अच्छी सी गाड़ी होती थी उनकी, एक क्रिकेट के शौक था, वो आके जिमखाना में आके खेला करते। यही था ना जी। अपने मॉल्टाउन से बाहर को नहीं पहचानता था। प्रोजेक्ट बनाया गया, उस प्रोजेक्ट बना के उनको पहले वजीर खजाना लगाया गया, फिर उनको वजीर आला लगाया गया, फिर उनको अपने ही पार्टी सदर के खिलाफ जो का लड़ा था। प्रोजेक्ट बनते हैं, इसका कहा जाता है कि इमरान खान प्रोजेक्ट, यकीन है इमरान खान एक प्रोजेक्ट था, क्योंकि उन्होंने ओन किया था कि इन दोनों को खत्म करके हम इसको ले आएंगे, सब कुछ किया जाएगा। ये टाइम अब गुजर चुका हुआ है। दो चीजें मैं आपको याद रखें, इसलिए गुजर चुका हुआ है कि अब इस वक्त आप मार्शल लॉ लगाने के बिल्कुल काबिल नहीं रह गए। नेक्स्ट इम्पॉसिबल हो गया। अगर कोई शख्स ये समझता है ना कि इंटरनेशनल फॉरेन फंडिंग से ये मूवमेंट चलती होती है, तो 75 साल पहले क्यों नहीं चली? सबसे बेहतरीन मौका था 1970। और ये सब वैसे अगर हम उसका नाम चेंज कर दें, कान दूसरी तरफ से पकड़ लें और उसको इमरजेंसी कह दें, तो उसके बारे में क्या ख्याल है? नहीं, इमरजेंसी में आप पढ़ लेना, इमरजेंसी सदर ने लगानी है। बिल्कुल ऐसा ही है। वो इसीलिए तो वो कहते हैं ना कि वो वेट कर रहे हैं कि सदर साहब अपने इफ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज सेटिस्फाइड, तो पहले तो आप आरिफ अलवी को निकाल दें। आरिफ अलवी को आप निकाल नहीं सकते जब तक इलेक्शन नहीं होता। और इलेक्शन क्यों नहीं होता, कब कराएंगे? क्योंकि उसकी 34 शिक कहती है कि ही विल रिमेन इन द ऑफिस अनलेस द सक्सेसर इलेक्ट। इलेक्शन होने के लिए पंजाब की असेंबली भी चाहिए। और ये सब, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, और ये सब आपकी कंट्राडिक्शन में चाह रहा हूं, इसके बताएं। आप कहें कि अब मार्शल लॉ नहीं लग सकती। 3 मिनट पहले आपने फरमाया कि जो इमरान खान करता था वो कोई और करता था। तो व्हाट वाज दैट? व्हाट यू आर टॉकिंग? मुझे समझ नहीं आ रही। या तो आप बताएं कि पाकिस्तान पॉलिटिकली लिबरेट हो गया, फर्क ही पड़ा। मैंने दसो ना, फर्क ही पे है। फर्क व्हाट इज द डिफरेंस?
नहीं, अब फर्क ये पड़ा है, फर्क सिर्फ इतना पड़ा है कि इस रिसेंट 1 साल के अंदर आप अपने फैसले इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे। पहले आप कर लेते थे, मतलब आप एक इमरान खान को तीसरे दिन आपने पकड़ना था, प्लान आपका ये था, साथ ही आपने नाहल करना था, आपका प्लान इंप्लीमेंट नहीं हो सका। अच्छा, एक चीज सर, क्योंकि एंड पे जरा कोर्ट्स की बात कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस वक्त जो मामला चल रहा है, आज से पहले नहीं देखा मुझे 15-16 साल जो मैंने जितनी सहाफत की, मैंने कभी इस तरह का आर्गुमेंट, देखिए आर्गुमेंट हो रहा है कि अब मार्शल नहीं लग सकती और सारी गुफ्तगू हो रही है। मैंने तो आपसे सवाल पूछा था, आपने अपनी तरफ जवाब नहीं दिया, आप दोनों पे मुस्कुराहट आई है कि राब्ते हो रहे हैं, और यार साथ राब्ते फिर हो रहे हैं, इसका मतलब है कि पाकिस्तान का पावर स्ट्रक्चर नहीं बदला। दिस इज आई एम सेइंग, चलो कह रहे हैं कि भाई हम वहीं के वहीं खड़े हैं भाई, 75 साल में वहीं खड़े हैं। आपको मुशर्रफ की तरह या जवाहरलाल की तरह सामने नहीं आ रहा पावर स्ट्रक्चर, अब वो नहीं आ रहा। तो फर्क क्या हुआ ना, मैं वही कह रहा हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस। अब तुसी बड़ा हंस के राब्ते भी हो रहे हैं, इसका मतलब है कि पावर स्ट्रक्चर तो वहीं का वहीं है। अगला सवाल करो। पावर स्ट्रक्चर, अच्छा ये वाला मामला पहले नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जितनी डिवाइड है, जस्टिस काजी फायजी साहब ने आज उन्होंने 6 मेंबर लार्जर बेंच का फैसला मुस्तरद कर दिया। वो दलील उसमें उन्होंने जो भी दी है वो सब मामला अपनी जगह पे है, लेकिन इतनी डिवाइड कभी देखी नहीं है औरिया साहब। नहीं, इससे ज्यादा। अच्छा, मैं आपको बताऊं उसका नतीजा क्या हुआ था सर? मैं पूरा आपको सुना देता हूं, पूरा एपिसोड सुनाता हूं, मैं उसका एपिसोड का विटनेस हूं। नवाज शरीफ साहब जब दोबारा असेंबली से 2/3 अक्सरियत जीत के आए ना, तो ये बहुत बड़ी चीज समझते थे। इन्होंने टीवी का एक कैमरा उठाया और फैसलाबाद चले गए। फैसलाबाद जाके इनका एक रिश्तेदार भी था और आबद शेर अली का वालिद जो हैं शेर अली, उनको महकमा नहार के एक बंदे से बड़ा वो था कि वो काम नहीं करता, शरीफ आदमी था, दाढ़ी बड़ी रखी हुई थी और शाम को पेट पालने के लिए होम्योपैथ का काम करता था। उसने कहा ये मेरा काम नहीं कर रहा। नवाज शरीफ ने कहा लाओ इन्हों हथकड़ियां लगी और रात को एक टीवी चैनल होता है पाकिस्तान टेलीविजन, वो उसके ऊपर आ गई। उस पर सजाद अली शाह साहब ने सुओ मोटो लिया। तो उसने कहा ये क्या तमाशा लगाया हुआ आपने, तो उन्होंने उसको रिहा कर दिया और साथ ही इसको कहा कि तुम नहीं कर सकते। गुस्से में लाल टमाटर बन गए उसी फौरन। उसके 3 दिन बाद इन्होंने वापडा को लगाया हुआ था कि आप रिकवरीज करें जाके और लोगों के ट्रांसफार्मर उठाएं। वो जब पता चला तो उसके फिर सुओ मोटो ले लिया उन्होंने कहा ये कैसे आप रिकवरी कर रहे हो जबकि लोग बिल रेगुलर दे रहे हैं, ये क्या एक्शन लिया। उसमें उन्होंने सेक्रेटरी लॉ थे साकिब निसार साहब, उन्होंने उनको कहा बुला के एक ही करी जाता भाई। अब वो की करी जाता जो था ना, उसके ऊपर उनको बड़ा गुस्सा आया, लेकिन उनको एक और ख्वाहिश उठी। अमीरुल मोमिनीन थे, कोई दहशतगर्दी नहीं थी, कोई गुंडागर्दी नहीं। उनका मैं दहशतगर्दी की सेपरेट अदालतें बनाऊंगा। ये जब उन्होंने कहा तो उन्होंने कहा कि तो सुप्रीम कोर्ट के अंडर नहीं होंगे, हाई कोर्ट के अंडर नहीं होंगे। उन्होंने बिल पास कर दिया 97 का। उसके ऊपर सजाद अली शाह ने कोर्स उसमें लिया। उसके बाद तो इन्होंने एक अब काम शुरू किया। मैं कोयटा में होता था, एक कोयटा में बेंच था तीन जजों का, एक नासिर असलमजाद थे, एक मौली खलील रहमान थे, एक अरशाद हसन थे। वो और ये सब कोयटा थे आप अच्छा आप बकायदा वहां पे थे, आपने ब्रीफ केस देखे थे? ये वाकया सच्चा है कि झूठा? मैं बताता हूं, मैं वहां ब्रीफ केस तब गया, ब्रीफ केस अंदर मैंने ब्रीफ केस के अंदर मैं कुछ नहीं देखा, ब्रीफ केस देखा अच्छा, देखा था। अच्छा, मैं आपको बताऊं, अब हुआ ये कि इन्होंने एक दरखास्त जमा कराई उसकी रजिस्ट्री के अंदर। सजाद अली शाह को पता चल गया, उसने रजिस्ट्री के अंदर ताला लगाया, रजिस्ट्रार को कहा इस्लामाबाद आ जाओ। रात को उन्होंने ताला तोड़ा, जजों ने ताला तोड़ के दरखास्त निकाली। सुबह सवेरे रात को बल्कि 5:30-6 बजे के बाद रफीक ताड़र, शरीफुद्दीन पीरजादा और एक ब्रीफ केस लेके आए। तो उस वक्त वो आए और आके उन्होंने हम रोज बैठते थे वहां पर, उन्होंने बैठ के कहा सजाद अली शाह को हम चीफ जस्टिस से हटाते हैं। ठीक, उसके बाद सजाद अली शाह ने एक बुलाया बेंच, उसने कहा हम 3 जजों का फैसला कलअदम करार देते हैं। उसके बाद सईदुज्जमान सदीकी होते थे कराची के सुप्रीम बैंक में, उन्होंने कहा हम इसका फैसला कलअदम करार देते हैं। वो एक तूफान मच गया। इस तूफान के अंदर उन्होंने किया कि उन्होंने सजाद शाह ने, फारूक लगारी सदर था, तो उसके बाद एक समरी भेजी वजीर आज़म नवाज शरीफ ने, अभी तक ये काम नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि इसको हटाया जाए और अजमल मियां को एक्टिंग चीफ जस्टिस लगाया जाए। वो समरी जो थी वो उसके पास पड़ी हुई थी, तो अचानक शोर मच गया बहुत ज्यादा। और मियां साहब ने एक दिन कैबिनेट में आके कहा कि जहांगीर करामत ने कहा है असी तोड़े नाल, तो अब पै जाओ। उसके बाद दूसरी वर्जन ये है कि जहांगीर करामत की मीटिंग हुई फारूक लगारी के साथ, हमारे बुजुर्ग थे, सीनियर अफसर थे, शमशेर अली खान सेक्रेटरी होते थे,
उन्होंने कहा, उन्होंने एक कागज लिया, उस पर लिखा वी आर विद यू, जहांगीर करामत ने, और कहा ये तुम सदर को दे दो। तो उन्होंने कहा ठीक है, सदर खुश हो गया। अब इन्होंने अगले दिन बुला लिया कि मैं इसको खत्म करूंगा और मैं इसको कंटेम्प्ट में बुलाऊंगा। इधर से नान छोले और दूसरे तीसरे नान वाले लोग जो थे ये इकट्ठे हुए पिंडी में, और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे धावा बोल दिया, अंदर घुस गए। अब सजाद अली शाह ने बुलाया वी आर विद यू को, जनरल जहांगीर करामत को, तो वो गायब हो गया। वो जब गायब हो गया तो फरूक लगारिक ने 5 बजे शाम को कहा मैं इस्तीफा देता हूं, और 3 हफ्ते की छुट्टी लेके सजाद अली शाह चले गए। और बाद में तो ये इससे बड़े बड़े सर हो चुके हैं। और उसका औरिया साहब एक्चुअली जो उसका अंजाम हुआ, वो जो कहा जाता है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, लेकिन ये मोअज़्ज़ज़ मेहमान मेरे कह रहे हैं कि हिस्ट्री इस दफ़ा अपने आप को रिपीट नहीं करेगी। यही सवाल मैं पूछूंगा, यही सारे एक्शंस अगर 1999 में थे और उसके बाद जो अंजाम हुआ था वो अब क्यों नहीं हो सकता? वैसे ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक जी। दिफाए पाकिस्तान काउंसिल एक दफ़ा फिर मैदान में आ गई है। मौलाना लुधियानवी साहब ने फरमाया है कि जो सड़कों पर निकलेगा, अमन ख़राब करने की कोशिश करेगा, उसे हम नहीं छोड़ेंगे। वो जो हम बात कर रहे थे औरिया साहब के आगे जो पहले अंजाम रहता रहा है इस तरह के मामलात का, इस तरह के टकराव का, वो इस दफ़ा पैदा क्यों नहीं होगा? और इसके साथ ज़रा जोड़ लीजिएगा ये जो दिफाए पाकिस्तान काउंसिल एक दफ़ा फिर एक्टिव हुई है। देखिए, दिफाए पाकिस्तान काउंसिल की पूरी स्ट्रेटजी लोगों को मैं जानता हूं। असल होता क्या है, तो क्यों नहीं आ सकते? मसला सारा यह है कि गुज़श्ता 20 साल के अंदर आपने जितने एसेट बनाए थे ना अफगान जिहाद के अंदर, मोहम्मद अहमद लुधियानवी सिपाही साहबा में थे, आपने चुन चुन के उनके बंदे पकड़े, उनको मारा, उनको खत्म कर दिया। अब उन्हें बेचारा अहमद लुधियानवी है, वो बस एक है, निकाल रहा है तो निकाल लेगा। साहब ये लुधियानवी साहब जो हैं, ये जो दिफाए पाकिस्तान काउंसिल है, ये अपने ओन पे आते हैं? नहीं, हाँ, कुछ नहीं कर सकते। आप क्या समझते हैं? नहीं, लेकिन ये अपने ओन पे आते हैं। बाजार निकलेंगे तो क्या कर लेंगे? देखे ना, असल मसला क्या है, ये बेसिकली मसले की इख्तलाफ को उठाना चाहते हैं। उसकी वजह से कि वतुल मुस्लिमीन इमरान के साथ है, इन्होंने सिपाही साहबा को वहां से उठा दिया कि चलो मसले की लड़ाई करेंगे। ये तो अहमद जानता सिपाही साहबा में थे ना, अब इसमें आगे हुए। तो ये सूरत हाल है सारी की सारी। असल मसला ये नहीं, अकबर बुगटी के मुकाबले में आपने एसेट बनाया अपना, और बनाया किसको था? आपने इसको बनाया था, ये जो अपना इस वक्त वो वजीर खारजा वगैरह मसूरी बुगटी, और को जब उन्हों के साथ भी आपने उनकी कमर तोड़ने की शुरू की तो फिर लोग रिलाई नहीं हो सकते। असल मसला ये हुआ है कि जिन लोगों ने आना है ना, उन लोगों के सारे हथियार लोगों को पता चल चुके हुए हैं। उनके अंदर बाहर लोगों को पता चल जाएगा कौन से गेट से आते हैं, कौन से गेट से जाते हैं, क्या वो करते हैं। उन्होंने अपने ही मामलात इतने खराब कर लिए हुए हैं कि अब बहुत मुश्किल हो गया हुआ है। मलिक साहब, ये कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया वो जो हम पहले बात कर रहे थे, और फिर ये दिफाए पाकिस्तान काउंसिल, ये हमें पता है, सबको पता है कि वो कहाँ से आते हैं और कहाँ से फ्लो करती है उनकी स्ट्रैटेजी जो, या उनकी आगे का जो उनकी पॉलिसी होती है। देखिए, एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है कि इस मुल्क के सबसे ज़्यादा जो चीज़ ज़रूरी है वो दिफा है। अगर दिफा वाले कह रहे हैं कि जनाब इलेक्शन नहीं होने, दिफा कौंसिल आ गई तो इसका मतलब है इलेक्शन ही होने चाहिए, तो दिफा आपका इसी में कि आप इलेक्शन कराएं। बाजवा यार, हम लोग ना वो अपना वो ऊपर से बातें कर रहे हैं। मेरे औरिया साहब ने जितनी बातें की हैं ना, वो उसके इफेक्ट्स हैं। बीमारी कुछ हो रहा है, बीमारी ये है ही नहीं है। ही बिन टॉकिंग सो मैनी डिजीज़, ये सारी डिजीज़ हैं। बीमारी क्या सुनने ज़रा, बीमारी ये है कि आपने मुल्क बनाया जमहूरियत के लिए। जब तक आप पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को प्योर नहीं करेंगे, जब तक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन वोट से आएगा और वोट से जाएगा, आप बाकी इदारे नहीं बना सकते। जब तक आप पार्लियामान में पाकिस्तान को डिस्कस नहीं करेंगे, इस तरह ही होगा। अब हुआ ये है कि आप भी वैसे आपस की बात है, अभी भी सिम्टम की बात कर रहे हैं, तो मैं भी बात कर रहा हूँ ना। अभी भी मैं कार भी जाना है, पूरा नहीं किया हुआ, मैं इलेक्शन कार भी जाना है। जिनका मुल्क है, मुझे मैंने अपनी औकात का भी पता है। पॉइंट ये है सारा कि यार, आप पहले इस इदारे, इस सबसे पहले पाकिस्तान का जो ब्रेन है वो आपकी पार्लियामान है, वो तो है ही नहीं। पाकिस्तान इज ए ब्रेनलेस सोसाइटी। आपकी स्टेट में ब्रेन ही कोई नहीं है। सारी डिस्कशन कहाँ आ रही है? अदालतों में, टीवी पे, सोशल मीडिया पे। अब हुआ क्या? हुकूमत की कामयाबी क्या है? हुकूमत ने कहा हम और अपोजिशन भी तकसीम, सुप्रीम कोर्ट भी तकसीम, दिफाए, अगर वो वकला आएंगे सड़कों पे तो हम आ जाएंगे। दिफाए पाकिस्तान, आपने पूरा पाकिस्तान तकसीम कर दिया मेरे भाई। हर घर को तकसीम कर दिया, सगे भाइयों को तकसीम कर दिया, मीडिया में हम लोग तकसीम हो गए। ये वो बीमारी की जड़ ये है कि जब तक आप प्योरली साफ शफाफ इलेक्शन से पाकिस्तान की हुकूमतें नहीं बनाएंगे, यहाँ लीडरशिप नहीं आएगी, वो लीडरशिप पार्लियामान में नहीं जाएगी। शफाफ इलेक्शन वो कहते हैं तब तक नहीं हो सकते कि जब तक सिक्योरिटी नहीं होगी। तो ठीक है सर, फिर हम टॉक शो ही करते रहेंगे, बाकी जिंदगी ऐसे गुजर जाएगी। और ये सब क्लोजिंग रिमार्क्स देते हैं आगे। आपको नजर क्या आ रहा है ओवरऑल इलेक्शंस? पहले जितने प्लान्स थे वो सारे तो हमने फेल होते देखे हैं।
अब अगर उनको मद्देनजर रखा जाए तो ये प्लान के इलेक्शंस नहीं होने देने, ऐसे लगता है कि ये भी फेल हो जाएगा। देखें, अगर तो इस मुल्क ने ठीक रहना है तो इस मुल्क को अंदर कोई एक साफ और शफाफ इलेक्शन होने चाहिए। जेपरडाइज हो जाएगी उससे। नहीं, वो तो बात बिल्कुल दुरुस्त है। अब लेकिन एट द वेरी सेम टाइम आपकी रीडिंग क्या है इस हवाले से? आपको ये लग रहा है कि कोई नहीं चाहता फ्री एंड फेयर इलेक्शंस? नहीं, मेरा ख्याल है कि इस पे सेम सोच आ रही है कि कोई एक इन बिटवीन रास्ता निकाला जाए। अगर अप्रैल मई में नहीं होता इलेक्शन तो कम से कम जून या जुलाई में तो हो जाए। ठीक है, मुझे अंदाजा है कि ये प्रिवेल कर रही है। उसमें जो स्पॉयलर्स हैं, मैंने आपको बताया ना, एक ग्रुप स्पॉयलर्स का है। यही वजह है कि फिर हम आ गए नजरिया जरूरत। यही बीमारी है पाकिस्तान की। हर हमारा दानिश्वर, हमारा हर क्राइसिस एंड ये दरमियाना रास्ता। एंड व्हाट इज नजरिया जरूरत? उसी पे आप सियासत कर रहे हैं, उसी से आप दरमियाना रास्ता से हमने कुछ नहीं सीखा। दरमियाना रास्ता से मतलब है कि जितनी डिवाइड है और पंजाब और यही की जगह पे सारे इलेक्शंस एक साथ हो जाए, यही तो नजरिया जरूरत है। वेयर इज योर कॉन्स्टिट्यूशन? यही तो पॉइंट है मेरा। ठीक कह रहे हैं। आते तो आप सारे हर इंटेलेक्चुअल डिस्कशन का एंड आप करते हैं। मलिक साहब, अगर वो आईनी तरमीम होती तो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका निकाला। यार आइन पे चलो या नजरिया जरूरत पे चलो। यू कैन नॉट गो दो चीजों पे नहीं आप चल सकते। या कह दो आइन को छोड़ दो, नजरिया जरूरत पे आ जाओ। सॉरी फॉर इंटरप्शन। थैंक यू वेरी मच। और ये प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपना फीडबैक दीजिएगा। कल मुलाकात होगी।